हेलो बच्चों। माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित डंडेबाज और आज का हमारा लेक्चर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। चलिए मैं आपको इसमें मेंडल की कहानी सुनाता हूँ। देखिए मेंडल जो सी चेक रिपब्लिक एक कंट्री है उसमें पादरी का काम करता था। वो बहुत क्रिएटिव आदमी था। उसके घर की जो जमीन थी उसके फादर की, वहाँ पे उसने पी प्लांट के साथ में कुछ एक्सपेरिमेंट किए। उन एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन आज दिन तक वैलिड है। तो हम चलिए मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जानते हैं। देखिए सबसे पहले मेंडल ने ऐसे 14 प्लांट वेराइटीज ली जो ट्रू ब्रीड थी। ट्रू ब्रीड क्या होती है? ट्रू ब्रीड बेसिकली होती है, जैसे दिस इज ट्रू ब्रीड। तो ट्रू ब्रीड इसका मतलब है कि होमोजाइगस वेराइटी होती है, कि जिसको आगे अगर मैं क्रॉस करूंगा, जिसका सेल्फ पॉलिनेशन करूंगा, तो आगे इसकी सारी प्रोजेनी टॉल ही मिलनी चाहिए। तो मेंडल ने ऐसा कैसे किया होगा? देखिए मेंडल जीनोटाइप तो नहीं निकाल सकता था, लेकिन प्लांट का फिनोटाइप तो निकाल सकता था। तो उसने टॉल प्लांट लिया, टॉल पी प्लांट। और टॉल पी प्लांट को तब तक उसने सेल्फ पॉलिनेट करवाया कि जब तक सारी प्रोजेनी उसको टॉल नहीं मिल जाती। यानी जनरेशन टू जनरेशन, कई जनरेशन तक उसने उसने प्लांट्स को सेल्फ पॉलिनेट करवाया है ताकि उसको ट्रू ब्रीड वैरायटी मिले। और मेंडल ने इस तरह से 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को चूज किया। इन 7 को हमें याद रखना है। इनका क्वेश्चन देखिए, इन 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का क्वेश्चन 3 बार पूछा हुआ है, 2017, 20 और 22 में। ये 7 कैरेक्टर कौन से हैं? देखिए फर्स्ट कैरेक्टर है स्टेम की हाइट से, फिर 2 कैरेक्टर हैं फ्लावर के, 2 हैं पॉड के और 2 हैं सीड के। देखिए इसी तरीके से चलना होता है। कोई भी प्लांट है, सबसे पहले उसकी हाइट देखो, अब पहले उसका फ्लावर देखो, फिर फ्रूट देखो, फिर सीड देखो, ऐसे ही देखना है। तो इन कैरेक्टर्स को हमको याद रखना है। स्टेम हाइट क्या है? टॉल और डॉर्फ। फिर फ्लावर में 2 कैरेक्टर कौन से हैं? बोलिए साथ में। फर्स्ट है फ्लावर की पोजीशन, या तो एक्सियल होगा या टर्मिनल होगा। देन है फ्लावर का कलर। फ्लावर का कलर है वायलेट या वाइट। फ्लावर के बाद आता है पॉड। पॉड की शेप देखेंगे और पॉड का कलर देखना है। पॉड के बाद आता है सीड। सीड की शेप देखनी है और सीड का कलर देखना है। ठीक है। इन 7 कैरेक्टर को अब जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स हैं, हमें बेसिक पता है कि मेंडल ने क्या किया। मेंडल ने एक टॉल प्लांट का एक डॉर्फ प्लांट के साथ में क्रॉस करवाया। F1 जनरेशन यानी फर्स्ट जनरेशन उसको मिली सारे टॉल प्लांट। इसके बाद में सेकंड जनरेशन में जो फर्स्ट जनरेशन के प्लांट्स को क्रॉस करवाया है, और सेकंड जनरेशन में क्या मिला है? 3:1 में उसको मिले हैं टॉल और डॉर्फ प्लांट। ठीक है। इसको एक बार मैं आपको मैथमेटिकली बता देता हूँ। ये आपने कई बार पढ़ा होगा कि मेंडल ने सबसे पहले, देखिए ये टीटी क्यों है स्टार्टिंग में? क्योंकि मेंडल ने ट्रू ब्रीड ली थी। इधर डॉर्फ प्लांट है, ये है टॉल, ये है डॉर्फ। इनके बीच मेंडल ने क्या करवाया? क्रॉस। जो ये आई फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में सारे हेटेरोजाइगस प्लांट थे, पर मेंडल को ये तो दिखेगा नहीं। मेंडल को क्या दिखा? कि सारे टॉल प्लांट हैं। इस F1 जनरेशन का जब आगे क्रॉस करवाया तो इसकी प्रोजेनी उसको क्या मिली? उसको दिखा कि ये टॉल हैं और ये डॉर्फ प्लांट हैं। तो मान लीजिए F2 जनरेशन में मेंडल को मिले 1000 पी प्लांट मिले। तो 1000 में से लगभग 750 प्लांट हैं वो उसको टॉल मिले, और लगभग 250 प्लांट्स उसको पी प्लांट उसको डॉर्फ मिले। ये मेंडल का एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे मेंडल ने अपना लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया। अब मेंडल का क्या मानना था कि देखिए, जो मेंडल ने बोला कि जो पी प्लांट में देखिए टॉलनेस या डॉर्फनेस का कैरेक्टर है, इसको डिफाइन करता है फैक्टर। ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में देखते हैं। तो मेंडल ने सबसे पहले बात की फैक्टर की। तो मेंडल का मानना था कि जो प्लांट का फिनोटाइप है टॉलनेस या डॉलनेस, उसको डिटरमाइन करता है फैक्टर। ये फैक्टर रहते हैं पेयर्स में। ऐसा क्यों बोला मेंडल ने? क्योंकि देखिए टॉलनेस, क्योंकि देखिए फर्स्ट जनरेशन में टॉलनेस का कैरेक्टर ही बाहर आया है, लेकिन सेकंड जनरेशन में टॉलनेस और डॉर्फनेस दोनों कैरेक्टर हमको मिले हैं। तो मेंडल का ये मानना था कि कहीं ना कहीं डॉर्फनेस का कैरेक्टर भी जो F1 जनरेशन में प्रेजेंट था, इसका मतलब है कि फैक्टर 2 होने चाहिए। और उसका जो थर्ड स्टेटमेंट था लॉ ऑफ डोमिनेंस का, ये था कि अगर जो 2 फैक्टर जो पेयर में है अगर वो डिसिमिलर हैं, तो उनमें से एक फैक्टर दूसरे फैक्टर पे डोमिनेट करता है। तो उसने बोला कि इसलिए मेरे को फर्स्ट जनरेशन में सारे प्लांट टॉल मिले,
क्योंकि टॉलनेस का जो फैक्टर है वो डॉर्फनेस के फैक्टर पे डोमिनेट करता है। ठीक है, अब सेकंड मेंडल ने लॉ दिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मेंडल ने बोला कि फैक्टर्स की आपस में ब्लेंडिंग नहीं होती है। कि देखिए मेंडल बोलता है कि फर्स्ट जनरेशन में मेरे को टॉलनेस का ही कैरेक्टर मिला है, लेकिन प्लांट में टॉलनेस और डॉर्फनेस ये दोनों कैरेक्टर मौजूद हैं। जो प्लांट में जो दोनों फैक्टर टॉलनेस का और डॉर्फनेस का दोनों प्रेजेंट हैं, लेकिन सेकंड जनरेशन में मेरे को टॉलनेस और डॉर्फनेस दोनों फिनोटाइप मिले हैं। तो इसलिए मेंडल का मानना था कि टॉलनेस और डॉर्फनेस के जो फैक्टर हैं उनमें आपस में ब्लेंडिंग नहीं हुई, वरना थर्ड जनरेशन में टॉल और डॉर्फ के बीच में कोई इंटरमीडिएट मिल जाता, लेकिन ऐसा नहीं मिला। दोनों फैक्टर आपस में साथ साथ रहे एक जनरेशन में, और सेकंड जनरेशन में जब उनको दूर होना था तो अलग अलग हो गए। उनमें कोई ब्लेंडिंग नहीं है, कोई प्यार मोहब्बत नहीं है। ये मेंडल का था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं, अब हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ लिया। अब एक स्पेशल फ्लावर है जिसका नाम है डॉग फ्लावर, स्नैपड्रैगन या एंटीराइनम। इसका क्वेश्चन देखिए 2 बार पूछा हुआ है, 2019 में और 2024 में इसका क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए इस प्लांट में क्या होता है, सेम क्रॉस करवाते हैं। इस प्लांट में जब हम फ्लावर का फिनोटाइप देखते हैं तो हमने इसमें ये है रेड फ्लावर, और रेड फ्लावर के साथ में हमने क्रॉस करवाया व्हाइट फ्लावर का। तो मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि फर्स्ट जनरेशन में सारे प्लांट्स कैसे होने चाहिए, रेड। ये हेटेरोजाइगस जीनोटाइप होना चाहिए और सारे प्लांट होने चाहिए रेड, लेकिन प्लांट आते हैं व्हाइट, लेकिन प्लांट आते हैं पिंक। ये डिफरेंट हो गया। अब सेकंड जनरेशन में क्या होता है, ये 1:2:1 में मिलता है हमें जीनोटाइप, और फिनोटाइप क्या मिल रहा था हमें पहले, अगर मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से देखें तो 3:1 मिलना चाहिए था, यानी इसमें 3 रेड प्लांट और एक व्हाइट फ्लावर वाला प्लांट मिलना था। लेकिन फिनोटाइप यहाँ क्या आता है, 1:2:1। ये 1 क्या है, रेड, ये क्या है, पिंक, और ये क्या है, व्हाइट। इस कंसेप्ट का नाम है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसमें क्या पोस्टुलेट किया गया है कि देखिए जो फर्स्ट जनरेशन में कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों फैक्टर एक साथ हैं, लेकिन कैपिटल आर वाला फैक्टर पूरी तरह डोमिनेट नहीं कर पा रहा है स्मॉल आर को, तो इसलिए यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। इसलिए जो रेड कलर है वो थोड़ा फीका पड़ गया है, इसलिए उसका कलर आया है पिंक। ये है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। ये क्वेश्चन 2024 में सीधा पूछा है, उन्होंने पिंक फ्लावर और रेड फ्लावर के क्रॉस करके फिर क्वेश्चन पूछा है, बहुत आराम से आंसर आ जाएगा। ये क्रॉस अपने को याद रखना है। इसके बाद का टॉपिक है वो है कोडोमिनेंस। देखिए कोडोमिनेंस क्या होती है, अभी हमने पढ़ा कि मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि अगर दो फैक्टर अलग अलग हैं तो एक फैक्टर दूसरे फैक्टर के ऊपर डोमिनेट करता है। कोडोमिनेंस का मतलब है कि दोनों फैक्टर डोमिनेट करते हैं। कोडोमिनेंस यानी ऐसा नहीं है कि एक फैक्टर दूसरे पे डोमिनेट करेगा, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट करते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग, ABO ब्लड ग्रुप का। देखिए ABO ब्लड ग्रुप के ऊपर लगभग हर साल क्वेश्चन है। देखिए 2024 में क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि अगर पेरेंट का ब्लड ग्रुप, अगर फादर का ब्लड ग्रुप है A और मदर का ब्लड ग्रुप है B और चाइल्ड का ब्लड ग्रुप है O, तो उनका जीनोटाइप पूछा था। देखिए मैं आपको बताता हूँ कितने ब्लड ग्रुप पॉसिबल हैं ह्यूमन में, 4, A, B, AB और O, ये आपको पता होगा। चलिए अब देखिए, अब जो ह्यूमन में जो ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करने वाला जीन है उसमें होते हैं 3 अलील। नंबर 1 अलील IA, एक IB और एक IO। IA वाला अलील जो क्या करता है, ये A टाइप की शुगर बनाता है। ठीक है, कोई या तो A टाइप की शुगर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, IA। इस IA, अब ये जो A टाइप की शुगर हमें कहाँ मिलती है, RBC की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर मिलती है। इससे हम डिटरमाइन करते हैं कि ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। यानी RBC की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे मेरे को जो भी शुगर दिखेगी मैं बोल दूंगा ब्लड ग्रुप है। अगर A टाइप की शुगर मिलेगी तो A ब्लड ग्रुप, अगर B टाइप की शुगर मिलेगी तो B ब्लड ग्रुप, अगर दोनों शुगर मिलती हैं तो AB ब्लड ग्रुप, और अगर कोई भी शुगर नहीं मिलेगी तो O ब्लड ग्रुप। ठीक है, अब A वाले ब्लड ग्रुप में
अगर मैं देखूं तो इसमें कौन सा इसका जीनोटाइप पॉसिबल है, देखिए या तो आई ए और आई ए होगा, ये होमोजाइगस है, या आई ए आई जीरो होगा, ये भी पॉसिबल है। आरबीसी के ऊपर दोनों ही कंडीशंस में कौन सी शुगर मिलेगी आपको, ए टाइप ब्लड शुगर, ये होमोजाइगस कंडीशन है और ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है। अब आप मुझे बताइए इसमें मेंडल का कौन सा लॉ लगता है, क्या इसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस लगता है। दो तरह के फैक्टर हैं, एक ए टाइप और एक ओ टाइप, दोनों एक साथ हैं लेकिन ए टाइप फैक्टर है वो डोमिनेट कर रहा है। चलिए बी का आई बी और या आई बी आई जीरो, इन दोनों में से कोई भी एक जीनोटाइप पॉसिबल है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो ए बी में एक ही जीनोटाइप पॉसिबल है, आई ए और आई बी, क्योंकि जीन के पास दो ही लोकस हैं। जो तीन अलील हैं जीन में से एक ह्यूमन में कोई भी दो हो सकते हैं, और जीरो के लिए आई जीरो ये जीनोटाइप है। और ये सारे, ये चार आपके फिनोटाइप हैं, ये 6 जीनोटाइप हैं। इनकी आपको नॉलेज है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब जो 24 में क्वेश्चन आया था देखिए वो बताता हूँ। उसने बोला था कि जो फादर का जीनोटाइप है वो है ए, जो फादर का जो ब्लड ग्रुप है फिनोटाइप है वो है। तो बताइए जीनोटाइप क्या पॉसिबल है, आई ए या आई जीरो, ठीक है। और जो मदर है उसका फिनोटाइप है बी ब्लड ग्रुप, तो क्या जीनोटाइप पॉसिबल है, आई बी या आई जीरो, इन दोनों में से कोई भी पॉसिबल है। और जो प्रोजेनी है, जो बेबी है उसका ब्लड ग्रुप है ओ का मतलब है कि उसका है आई जीरो। अब आप मुझे बताइए कि आई ओ या आई जीरो के लिए फादर से क्या आना चाहिए, एक आई ओ आएगा और एक आई ओ कहां से आएगा, मदर से आएगा। तो इसका मतलब है फादर का केवल यही जीनोटाइप है जो पॉसिबल है और मदर का यही जीनोटाइप है जो पॉसिबल है। अगर आई ए होता तो इन दोनों में से एक आई ए उनकी प्रोजेनी में जरूर जाता। तो जो प्रोजेनी का, जो बेबी का ब्लड ग्रुप है, अगर यहाँ से ए जाता तो ए हो जाता, अगर मदर के यहाँ से बी जाता तो बी, अगर दोनों साथ में जाते तो ए बी हो जाता। लेकिन अगर बेबी का ब्लड ग्रुप है जीरो, इसका मतलब है कि फादर से भी जीरो आया है और मदर से भी जीरो आया है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब फादर और मदर दोनों के पास क्या हो, जीरो। और ये इसी कंडीशन में पॉसिबल है जब आई ए आई जीरो और मदर का आई बी आई जीरो। हर साल क्वेश्चन पूछता है, ये 4 फिनोटाइप 6 जीनोटाइप और कॉम्बिनेशन से सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो ये हमारा है कोडोमिनेंस का, ठीक है। अब चलिए एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए कि ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग में कौन कौन से हमारे रूल्स हम देख सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि लॉ ऑफ डोमिनेंस ये भी दिखता है हमें, क्या कोडोमिनेंस दिखता है अगर ए बी ब्लड ग्रुप हो तो, और मल्टीपल अलील दिखते हैं कि एक जीन के 2 से ज्यादा अलील यहाँ दिख रहे हैं, मल्टीपल 3 अलील हैं। तो ये तीनों चीजें हमें दिखती हैं ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग में। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है 2019 में, इसलिए मैंने आपको बताया है। अब हम पढ़ते हैं इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स। अब देखिए मेंडल ने क्या किया कि मेंडल सबसे पहले एक कैरेक्टर पे फोकस कर रहा था, जैसे कि टॉलनेस और डॉर्फनेस। इसके बाद मेंडल ने 2 कैरेक्टर को लेके अपने एक्सपेरिमेंट किए और उन एक्सपेरिमेंट से उसने कंक्लूजन निकाला कि जो दोनों कैरेक्टर हैं वो सेपरेटली सेग्रीगेट होते हैं। यानी उन दो कैरेक्टर्स का, उन दो कैरेक्टर के जो फैक्टर्स हैं उनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं कोई भी दो, चलिए मैं इसको आपको समझाता हूं। देखिए कोई भी 2 कैरेक्टर हैं, जैसे मान लीजिए जैसे सीड का ही ले लेते हैं। सीड का एक कैरेक्टर है जैसे राउंड और येलो, ये दोनों डोमिनेंट टाइप है। इसको मैं आर मान लेता हूं और इसको वाई मान लेते हैं। और इसमें जो अपना रिसेसिव टाइप है वो है कॉन्स्ट्रिक्टेड इधर और इधर है ग्रीन। इसको मान लेते हैं स्मॉल आर और स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब मुझे बताइए फर्स्ट जनरेशन में हमें क्या मिलेगा, आर स्मॉल आर वाई स्मॉल वाई, क्या यही जीनोटाइप मिलेगा? बिल्कुल। इस जीनोटाइप का फिनोटाइप बताइए, क्या यही होगा जो डोमिनेटिंग प्लांट का था, राउंड एंड येलो? एक चीज आप नोट करेंगे कि देखिए जो सीड का कलर येलो है वो डोमिनेंट है। हम सोचते हैं ग्रीन होगा, नहीं, सीड का जब आप शेप देखेंगे तो वही राउंड शेप डोमिनेंट है, सीड का कलर येलो डोमिनेंट है, ठीक है, राउंड एंड येलो। अब सेकंड जनरेशन में जब हम पुनेट स्क्वायर चार्ट बनाते हैं, पुनेट स्क्वायर चार्ट आपने देखा होगा, एक स्क्वायर चार्ट है। जब पुनेट स्क्वायर चार्ट हम बनाते हैं तो चलिए मैं आपको पहले फिनोटाइप के बारे में बता देता हूं।
देखिए आप बनाइएगा तो आप देखेंगे कि देखिए 16 जो 6 आप पुनेट स्क्वायर में आप यहाँ से देखेंगे तो देखिए 4 टाइप के गैमीट पॉसिबल हैं। अगर 4 टाइप के गैमीट पॉसिबल हैं तो दूसरे प्लांट में भी 4 टाइप के गैमीट होंगे, तो 4 इंटू 4 कुल मिला के जो प्रोजेनी बनेंगी कितनी होंगी 16। और जब 16 का हम फिनोटाइप रेशो देखते हैं तो वो आता है 9:3:3:1। आप इस पुनेट स्क्वायर चार्ट आप बनाइए और उसको आप भर के देखेंगे तो आपको ये दिखेगा। इनमें 9 क्या है, देखिए 9 है राउंड एंड येलो, मैं आपको लिखता हूँ, देखिए राउंड एंड येलो, ये क्या है 9। नंबर 2 पे हम देखेंगे अगर राउंड एंड ग्रीन, ये क्या है 3। इसके बाद येलो एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड, ये क्या है 3। और येलो और ग्रीन, ये क्या है 1। ठीक है, तो इस 9:3:3:1, अब जब आप इसमें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि देखिए अगर मैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस करता तो जो राउंड है और कॉन्स्ट्रिक्टेड है इनका रेशो क्या मिलता है मेरे को सेकंड जनरेशन में, क्या मेरे को डोमिनेंट और रिसेसिव का फिनोटिपिक रेशो 3:1 मिलता है। आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए 9 + 3 12 और 3 + 1 ये होगा 4, तो 12:4 ये आपको 3:1 मिलेगा। इसी तरीके से आप येलो और ग्रीन का रेशो देखेंगे सेम, आपको 12:4 यानी 3:1 आपको वही रेशो मिलेगा। तो मेंडल का ये मानना था कि जो दो फैक्टर हैं अगर वो दो अलग अलग फिनोटाइप को अगर वो एक्सप्रेस कर रहे हैं उनका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, वो अलग अलग सेग्रीगेट होते हैं। तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल का स्टेटमेंट था। लेकिन अब हमें पता है कि बेसिकली अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस करें यानी दो जीन को लेके अगर क्रॉस करते हैं तो उनमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पूरी तरह से नहीं मिलता है। उनमें क्या मिलता है हमें, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के कंसेप्ट से रिलेटेड ये 3 साइंटिस्ट हैं। नंबर 1 है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, सटन और बोवरी, कि जिस तरह से मेंडल की थ्योरी में फैक्टर थे, ये फैक्टर क्या है जीन, और जीन होते हैं क्रोमोसोम पे। तो बेसिकली इनहेरिटेंस का बेसिस क्रोमोसोम है, ये है सटन और बोरी। इस थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया है मॉर्गन ने, और इसके बाद में ये स्पेशल स्टेटमेंट जो 23 में भी पूछा है अल्फ्रेड स्टल्टेवेंट इन्होंने दिया है। ठीक है, देखिए ये थ्योरी क्या कहती है। देखिए अब आप मुझे बताइए कि मान लीजिए ये क्रोमोसोम है और हम इस पे दो जीन्स की बात करते हैं। ये दो अलील हैं नंबर 1 जीन के, ये कैपिटल ए और इसको मैं स्मॉल ए लिख देता हूँ, और ये सेकंड जीन है, ये कैपिटल जी और स्मॉल जी। अब आप मुझे बताइए कि अगर ये दो फिनोटाइप हैं क्या इनका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा। अगर ये एक ही क्रोमोसोम पे हैं तो एक क्रोमोसोम में क्या ए के साथ हमेशा जी जाएगा और स्मॉल ए के साथ हमेशा स्मॉल जी जाएगा। तो इसी प्रॉपर्टी को मॉर्गन ने बोला लिंकेज, कि अगर एक जीन पे अगर हमारे एक जीन पे जो दो अलील हैं वो दोनों एक साथ मूव करने की टेंडेंसी रखते हैं उसको हम बोलते हैं लिंकेज। फिर हमने जब मियोसिस पढ़ा था तो क्या हमने रिकॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा था, क्रॉसिंग ओवर के बारे में पढ़ा है। तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर भी पॉसिबल है। क्रॉसिंग ओवर की वजह से कुछ हद तक इंडिपेंडेंट, कुछ हद तक अलग अलग असॉर्टमेंट पॉसिबल है, लेकिन वो कुछ परसेंटेज में होता है, तो उसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। अब देखिए अल्फ्रेड स्टोरवेंट ने एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल दिया। इन्होंने बोला कि देखिए मैंने आपको बताया कि अभी ए और जी के बीच में, कि ए और जी इन्होंने बोला कि जितने नज़दीक होंगे उतना इनमें ज़्यादा क्या होगा लिंकेज, उतना कम इनमें होगा रिकॉम्बिनेशन। यानी ए और जी में रिकॉम्बिनेशन तब ज़्यादा होगा जब ए और जी के बीच की डिस्टेंस क्या है ज़्यादा, यानी जितने दूर हैं उतना इनके अलग अलग जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो देखिए जैसे कि वो क्वेश्चन यहाँ से कैसा पूछेगा, वो कहेगा कि ए और बी में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है 5%। इसका मतलब क्या, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को मैं डिस्टेंस के साथ में कनेक्ट कर सकता हूँ। एज सपोज कीजिए यहाँ डिस्टेंस कितना हो गया 5 मीटर। अगर ए और सी की रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है 15%, अगर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो मान लिया 15%। क्या इनका सीक्वेंस दे सकते हैं, या सी यहाँ भी हो सकता है। इनका इस तरह से सीक्वेंस पूछेगा आपको सबकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी देके, ए बी ए सी ए डी इस तरह से, तो उन सबको रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को मान लेना है डिस्टेंस, और एक सिंपल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन होगा और उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए
इसके बाद का जो कंसेप्ट आता है वो आता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। देखिए अभी तक हम पढ़ रहे थे कि एक कैरेक्टर को, जो एक फिनोटाइप को एक जीन रेगुलेट करता है, अगर मान लीजिए बहुत सारे जीन मिलके अगर एक फिनोटाइप को रेगुलेट करें उसको बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। जैसे ह्यूमन में हाइट है, स्किन कलर है, बहुत सारे जीन मिलके इनको रेगुलेट करते हैं। इसके एक सिमिलर कॉन्सेप्ट है, वो है प्लियोट्रॉपी। देखिए हमने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या देखा, मल्टीपल जीन्स वन फिनोटाइप। प्लियोट्रॉपी क्या होती है, एक जीन और मल्टीपल फिनोटाइप्स। अगर एक जीन बहुत सारे फिनोटाइप को रेगुलेट करेगा तो वो क्या है, प्लियोट्रॉपी। एग्जाम्पल फिनाइल कीटोन्यूरिया, इसको हम देखेंगे। देखिए सीधा 23 में क्वेश्चन पूछा है प्लियोट्रॉपी से। चलिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन। फर्स्ट है मेल हेटेरोगेमिटी। देखिए क्या होता है, देखिए जैसे कि मैं आपको पहले ह्यूमन का समझाता हूँ। तो ह्यूमन का हमको सेक्स डिटर्मिनेशन पता है कि 46 क्रोमोसोम है, जो इनमें 22 पेयर क्या होते हैं, ऑटोसोम। एक एक्स और वाई, एक्स एक्स किस में होता है, फीमेल में, और एक्स वाई किस में होता है, मेल में। तो यहाँ पे अब मुझे बताइए कि फीमेल होमोगेमीट है या हेटेरोगेमीट है, यानी अलग अलग तरह के गेमीट बना रही है फीमेल, या एक तरह के गेमीट है। एक तरह के गेमीट बनाएगी, सारे गेमीट्स में क्या होगा, हमेशा एक्स ही होगा। और मेल में क्या होगा, मेल एक एक्स गेमीट, एक गेमीट में क्या होगा एक्स, और एक गेमीट में क्या होगा वाई। तो मेल क्या है, हेटेरोगेमीट। सेम ऐसा सिस्टम मिलता है आपको ड्रोसोफिला में, एक्स 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 वाई टाइप। एक स्पेशल टाइप है एक्स एक्स और एक्स जीरो। इसमें स्टार्टिंग वाला एक्स क्या है, फीमेल है, एक्स जीरो क्या है, मेल है। तो अब आप देखिए, यानी मेल में यहाँ एक क्रोमोसोम कम है फीमेल से। अब यहाँ मेल हेटेरोगेमीट ही है, एक गैमीट में क्या होगा, एक्स होगा, और एक गैमीट में एक्स नहीं होगा, जीरो होगा, कुछ नहीं होगा। ऐसा किस में मिलता है आपको, ग्रास हॉपर में। क्वेश्चन पूछा है 19 में, 20 में। चलिए अब ये सारे जो हमने केस देखे वो मेल हेटेरोगेमिटी के केस थे। अब हम देखेंगे फीमेल हेटेरोगेमिटी, ये मिलती है बर्ड्स में। सेम है, ये आगे वाला पार्ट क्या है, फीमेल, और ये पीछे वाला ये वाला पार्ट क्या है, मेल का। तो फीमेल दो तरह के गैमीट बनाएगी, एक में जेड होगा, एक में डब्लू होगा। और जबकि मेल हमेशा एक तरह के गैमीट बनाएगा जिनमें जेड होगा। हनी बी का केस देखते हैं, एक बहुत स्पेशल केस है हनी बी का, हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन। देखिए हनी बी में क्या होता है, मेल होते हैं हैप्लॉइड 16 क्रोमोसोम, और फीमेल होती है डिप्लॉइड 32 क्रोमोसोम। देखिए कैसे होता है, पेरेंट्स गैमीट्स, देखिए फीमेल है, हनी बी में जो फीमेल है उसमें क्या होता है, मियोसिस होगा, दो गैमीट बनेंगे, दो एग बनेंगे, जो एग फर्टिलाइज कर जाएंगे। देखिए जो एग, तो यहाँ मेल में क्या होता है, देखिए मेल में 16 क्रोमोसोम है, मेल में क्या होगा, माइटोसिस होगा 16। गैमीट में कितने क्रोमोसोम होंगे, 16। अब जो भी मेल में गैमीट है या स्पर्म है और फीमेल के ओवम में क्रॉस होगा, उससे हमेशा फीमेल बनेगी। तो फर्टिलाइज्ड एग जो हो जाएंगे उनसे क्या बनेगी, फीमेल। जो अनफर्टिलाइज्ड एग हैं उनसे क्या बनेगी, मेल। आपको आ रहा है समझ में। इसका मतलब है कि यहाँ फीमेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेल से क्या है, डबल। तो जो भी फीमेल में जो एग है जो भी फर्टिलाइज हो जाएगा वो बन जाएगा फीमेल, और जो एग फर्टिलाइज नहीं होंगे वो क्या बन जाएंगे, मेल। अब आप मुझे बताइए कि इन मेल के फादर हैं या नहीं है, इन मेल के सन हैं या नहीं है। आप देखिए ये जो मेल बनते हैं, मेल किससे बने, अनफर्टिलाइज्ड एग से, यानी केवल एग, यानी इनकी केवल मदर होती है, फादर नहीं होते। इनका सन होगा नहीं होगा, चलिए बताइए, इनके सन भी नहीं होंगे। ठीक है, चलिए इस चैप्टर का आखिरी पार्ट है और यहां से क्वेश्चन आता है हर साल। देखिए मैं जब क्वेश्चन लिख रहा था 22, 22, 23, 23, 24, यानी 23 में 3 क्वेश्चन आए हैं केवल यहाँ से जेनेटिक डिसऑर्डर वाले पार्ट से। सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है वो हम जब पेडिग्री बनाते हैं तो पेडिग्री के सिंबल हमको पता होने चाहिए। एक बार देख लेते हैं, देखिए मेल है, फीमेल, सेक्स अनस्पेसिफाइड। ये जो अगर रेड कलर से हमने इसको डार्कन किया है ये अफेक्टेड इंडिविजुअल्स है, ये मेटिंग का साइन है, ये मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स है, ये पूछा गया था लास्ट ईयर। पेरेंट्स अबव एंड चिल्ड्रन बिलो, ये हम समझते हैं। पेरेंट्स विद मेल चाइल्ड, ये भी हम समझते हैं जो अफेक्टेड है। और अगर इस तरह हमने नंबर लिख दिया है वो क्या है, 5 अनअफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग। चलिए अब हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ते हैं। जब हम देखिए जेनेटिक डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं तो हम वहां पे अगर मुझे फैमिली में देखना हो कि जेनेटिक डिसऑर्डर किस तरीके से आगे फ्लो कर रहा है, इसलिए हम पेडिग्री बना रहे हैं। तो जेनेटिक डिसऑर्डर देखिए दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर और एक होते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर।
मेंडेलियन डिसऑर्डर अगर सिंपल भाषा में समझें तो जिनमें जीन में कोई दिक्कत है, ये कई तरह के हो सकते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट भी हो सकता है। ठीक है, देखिए 3 तरह के एग्जाम्पल हमको याद रखने हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट क्या है कि अगर मान लीजिए कि कोई मेल है या कोई फीमेल है, दोनों में 22 पेयर्स क्या है ऑटोसोम, उन ऑटोसोम में कहीं भी अगर मान लीजिए जैसे ए, ये एक जीन है जो ऑटोसोम पे प्रेजेंट है, तो अगर मेल में या फीमेल में अगर ये जीनोटाइप है तो वो डिजीज्ड है, अगर ये जीनोटाइप है तब भी मेल क्या है, तब भी मेल में डिजीज है, क्योंकि ए ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो इसका मतलब है कि अगर वो जीन प्रेजेंट है जो डोमिनेंट है, चाहे वो एक अलील पे हो चाहे 2 अलील पे हो, तो डिजीज उस पर्सन में व्यक्त होगी, कैरेक्टराइज होगी। एग्जाम्पल है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी एमडी, एडी का एग्जाम्पल क्या है एमडी। ऑटोसोमल रिसेसिव, इसके बारे में 3 हमारे डिजीज हमें पढ़नी है, सिकल सेल अनीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया और थैलेसीमिया। सिकल सेल अनीमिया के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इसको याद करते हैं। देखिए जेनेटिक कोड एमआरएनए पे क्या था, 6 पोजीशन पे जीएजी की जगह क्या आया था जीयूजी, और प्रोटीन में जो ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आया था वलीन, HbA की जगह क्या बन गया था HbS, सिकल सेल हीमोग्लोबिन। और इससे जो आरबीसी है आपकी बाई कॉन्केव से कैसी हो जाएगी सिकल सेल। अब जो सिकल सेल अनीमिया है वो क्वांटिटेटिव होता है या क्वालिटेटिव, आप बताइए हीमोग्लोबिन की इसमें क्वांटिटी में अंतर आया है या क्वालिटी में, क्वालिटी में आया, हीमोग्लोबिन खराब हो गया है। चलिए एक सेकंड डिजीज है जिसका नाम है फिनाइल कीटोन्यूरिया। देखिए इसमें क्या होता है, जो अमीनो एसिड है फिनाइल एलेनिन उसको टायरोसिन में कन्वर्ट करना है। अब फिनाइल एलेनिन में जेनेटिक म्यूटेशन हो गया, इसकी वजह से क्या हुआ, वो एंजाइम बन नहीं पाया, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। यानी इसका मतलब है कि दोनों अलील कैसे हो गए, रिसेसिव हो गए। तो फिनाइल एलेनिन से आपका टायरोसिन नहीं बन पाया, आपकी बॉडी में क्या कलेक्ट होने लगा फिनाइल एलेनिन। ये फिनाइल एलेनिन आपकी बॉडी में फिनाइल पायरोविक एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और ये फिनाइल पायरोविक एसिड आपके ब्रेन को जाके ब्रेन सेल को डिस्ट्रॉय करता है। तो पेशेंट में क्या मिलता है, मेंटल रिटार्डेशन। मेन ये याद रखना है कि जो आपका फिनाइल कीटोन्यूरिया है ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, मैच द फॉलोइंग में करके पूछेगा। फिर देखते हैं, देखिए थैलीसीमिया, हमने सिकल सेल अनीमिया में देखा कि वो क्वालिटेटिव डिजीज है, थैलीसीमिया एक क्वांटिटेटिव डिजीज है, यानी हीमोग्लोबिन की इसमें क्वांटिटी क्या हो जाएगी कम। देखिए क्या होता है, आप मुझे बताइए कि हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन चेन है वो कितने पॉलीपेप्टाइड से बनी होती है, बताइए 4 पॉलीपेप्टाइड, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन से बनी होती है। देखिए अल्फा चेन को जो जीन जो एनकोड करता है वो कहाँ है, क्रोमोसोम नंबर 16 पे। क्रोमोसोम नंबर 16 पे 2 जीन हमको मिलते हैं HbA1 और HbA2, ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं, एक अल्फा चेन बनाते हैं। और क्रोमोसोम नंबर 11 पे एक जीन होता है HbB जीन, ए जीन अल्फा चेन, बी जीन बीटा चेन, ये बनाएगा बीटा चेन। ठीक है, तो अगर HbA1 में या A2 में म्यूटेशन हो गया, अब मुझे बताइए कि अगर ये 2 जीन है तो कितने अलील होंगे 4, और HbB में कितने अलील होंगे 2। तो अगर इन 4 अलील में से देखिए, तो जितने रिसेसिव होते जाएंगे उतना हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी होती जाएगी कम। कि अगर मान लीजिए कि जैसे कि मैं इन 4 अलील को इस तरह से लिख देता हूं, तो जब ये चारों डोमिनेंट फेज में हैं तो मेरे पास जो मेरी अल्फा ग्लोबिन चेन है वो बनने लगेगी। अगर इनमें से मैंने एक हटा दिया, मान लीजिए ये स्मॉल ए हो गया, तो अब मेरे पास कितने अलील हैं जो अल्फा ग्लोबिन चेन बना सकते हैं, 3। तो हीमोग्लोबिन की जो अल्फा चेन की क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी। अगर मैंने सेकंड नंबर वाले को भी कम कर दिया तो केवल 2 अलील हैं जो अल्फा ग्लोबिन चेन बना सकते हैं, तो हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी और कम हो जाएगी, यानी पेशेंट के सिम्टम्स बढ़ते जाएंगे। ये होता है थैलीसीमिया, ये क्वांटिटेटिव डिजीज है, तो इसमें क्रोमोसोम का ध्यान रखना है और जीन का भी। फिर आता है एक्स रिसेसिव, इसमें कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफिलिया होता है। इनके बारे में जानते हैं, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में, कि पेशेंट रेड और ग्रीन के बीच में क्या नहीं कर पाता, डिफ्रेंशिएट। हीमोफिलिया में क्या होता है, हीमोफिलिया में ब्लड बहता जाता है, और पेशेंट अगर मान लीजिए हीमोफिलिया का पेशेंट है, उसमें माइनर सा कट लगा, उसका ब्लड रुकेगा नहीं। हमारे अंदर क्या हो रहा है, ब्लड क्लॉट हो रहा है, उसमें हीमोफिलिया वाले पेशेंट में नहीं होता। फिर आता है आखिरी पार्ट, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ये क्या होते हैं, देखिए अगर जीन में प्रॉब्लम है तो वो तो मेंडेलियन डिसऑर्डर है। अगर क्रोमोसोम का नंबर घट बढ़ जाए, 46 क्रोमोसोम से 45 हो जाए, 47 हो जाए, इसको हम बोलेंगे एन्यूप्लॉइडी।
अगर क्रोमोसोम मान लीजिए 46 से 92 हो जाए, इसको हम बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। तो क्रोमोसोम के नंबर में दिक्कत है तो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। 3 डिसऑर्डर पढ़ने हैं हमें। नंबर 1 है डाउन सिंड्रोम। इसकी डिस्कवरी की थी लैंगडन डाउन ने, नाम से पता लग जाएगा। इसमें क्या होता है, 21 वाले क्रोमोसोम की 2 कॉपी की जगह क्या आ जाएंगी, 3 कॉपी आ जाएंगी सेल में। इसके फीचर देखें, शॉर्ट स्टेचर, स्मॉल राउंड हेड, फरोड टंग, ओपन माउथ, ब्रॉड पाम, पाम क्रीज एंड फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल रिटार्ड, पीएसएम रिटार्ड। पीएसएम सब्जेक्ट है हमारी, 3rd ईयर में आती है एमबीबीएस में। साइकोमोटर के पी की जगह एस लिखा है याद रखने के लिए, ठीक है। तो एक बार विजुअलाइज करके देखते हैं। देखिए शॉर्ट स्टेचर रहेगा पेशेंट का, इसके अलावा स्मॉल राउंड हेड रहेगा, टंग में क्या रहेगी, फरो रहेगी। देखिए ऊपर से नीचे तक सारे सिम्टम देख लेते हैं। अगर स्मॉल राउंड हेड रहेगा, फरो टंग रहेगी, ब्रॉड पाम रहेगी, पाम क्रीज आपको दिखेगी, ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन दिखेगा। ये सारे सिम्टम इस तरीके से याद रखने। क्लाइन फिल्टर में क्या होता है, 47XXY यानी एक एक्स आ गया ज्यादा। इसमें क्या मिलेगा, देखिए पेशेंट में मस्कुलिन डेवलपमेंट होगा विद गाइनेकोमेस्टी यानी ब्रेस्ट भी डेवलप होंगे और मेल के फीचर भी डेवलप होंगे और पेशेंट होगा अपना स्टेराइल, ठीक है। टर्नर में क्या होता है, 45XO यानी एक एक्स कम हो गया फीमेल में। देखिए इससे क्या होगा, फीमेल में ओवरी है वो डेवलप नहीं हो पाती, स्ट्रीक्स ओवरी हम इनको बोलते हैं, यानी ओवरी इस तरह स्ट्रीक की फॉर्म में हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स यानी ब्रेस्ट हैं, प्यूबिक हेयर्स हैं, ये डेवलप हो ही नहीं पाते और फीमेल जनरली स्टेराइल होती है। तो ये पूरा अपना कंप्लीट हुआ। अगला चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे इवोल्यूशन। चलिए पढ़ते रहिए, गुड लक।